लास्ट कंडीशन हम लोग रेजोनेंस के एप्लीकेशन देख रहे थे, है ना। अब इसे और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एप्लीकेशन जितना भी पढ़े होंगे उसके बाद नंबरिंग कर लेना। मेरे हिसाब से जो है वो आप लोग 3 एप्लीकेशन देख चुके थे रेजोनेंस का। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह सब क्लियर हो चुका था। एप्लीकेशन नंबर 4 लेके आएंगे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से एक 4th लिख रहा हूँ, टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, या लिख रहा हूँ कंडीशन टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। टू कैलकुलेट क्या लिख रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे मान लो आपको इस तरह का एक कंडीशन लिखता है बच्चों, ये लिख रहा है कंडीशन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये लिख रहा है कंडीशन मान लो CH2, या यहाँ लिख दे रहा हूँ कंडीशन NH2, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास है। अगर ऐसा कंडीशन है बेटा, आपको बोलेगा कंडीशन क्या हाइब्रिडाइजेशन बताओ, नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए, तो NH2 को आप क्या लिखोगे, बहुत सिंपल तरीका, ये NH2 है, ये NH2 है, तो यहाँ 1 2 3 सिग्मा, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, मतलब कितने बॉन्ड पेयर ही लेना, 3 सिग्मा हो गया यहाँ, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गया, ये 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर हो गया, है ना। तो यहाँ पे टोटल 4 है, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब sp3 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, राइट, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ NH2, यहाँ पे लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है। अगर लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज, लॉन पेयर या क्या लिख रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज टेक पार्ट इन रेजोनेंस, अगर बेटा ये टेक पार्ट इन रेजोनेंस, बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा समझ लो, कि अगर लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बेटा, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये समझना, ठीक है ना। बोल रहा हूँ कि लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज टेक पार्ट इन रेजोनेंस, तो यहाँ पे जो है वो लॉन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज टेकन एच पाई बॉन्ड, ठीक है, टेकन एच क्या लिख रहा हूँ, पाई बॉन्ड, यहाँ पे इसको पाई बॉन्ड की तरह लेंगे, और अगर पाई बॉन्ड की तरह लेंगे बेटा तब तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब एक बात सुन लो बेटा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ सीधा मिला जुला के, कि अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे, और पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। जैसे यहाँ देखो कंडीशन, जैसे इस तरह का केस लिख रहा हूँ बेटा, ये कंडीशन मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरह का कंडीशन लिख दिया। अब अगर यहाँ देखोगे बेटा, तो यहाँ देखो लॉन पेयर सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इस लॉन पेयर को हम लोग जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेंगे। अगर इसको नहीं लेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर होगा, और 3 बॉन्ड पेयर मतलब sp2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दे देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कंडीशन, जैसे मान लो आप इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाते हो बेटा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये है नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, और ये लिख रहा हूँ कंडीशन डबल, और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पाइरिडीन, क्या नाम देते हैं इसको, पाइरिडीन, ये लिखते हैं पाइरिडीन। अगर पाइरिडीन का कंडीशन देखोगे बेटा, तो यहाँ पे लॉन पेयर सिंगल डबल, इधर रेजोनेंस है बट इधर नहीं है। आप सोचोगे सर इधर अगर रेजोनेंस कराएंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ रेजोनेंस कराते हो बेटा तो लॉन पेयर किधर चलेगा, डबल की तरफ, जिधर एक चलेगा दूसरा भी उधर चलेगा, तो इस पर पाई इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव, और इधर क्या आएगा पॉजिटिव। अब ये प्लस और लॉन पेयर मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो बेसिकली इस तरह का कंडीशन आपके पास बनता दिखेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये आपके पास डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड तो है ही है। अब यहाँ क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई, भैया 2 सिग्मा तो ये sp हो जाएगा। और मैंने बताया था अगर sp होगा तो ये वाला नाइट्रोजन जो है वो लीनियर हो जाना चाहिए था, इसके साथ वाले ये दोनों बॉन्ड बताया था। अगर लीनियर होगा बेटा, ये बॉन्ड अगर लीनियर हो गया, सीधा हो गया इधर, ये भी बॉन्ड लीनियर हो गया, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना बेटा, और टूट जाएगा तो ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये लॉन पेयर इधर वाले पाई में कंजुगेशन शो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा बेटा तो इसको एज अ सिग्मा बॉन्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये भी सिग्मा होगा और 1 पाई, बोलो क्लियर है। तो 1 2 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp2। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको बोलेगा कि करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। देखो इधर, सुनो इधर, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया बेटा, तो मैं आगे बता रहा हूँ अगला नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है ना। अगला एप्लीकेशन नंबर 5th होगा या 4th जो भी होगा, ठीक है ना, 4th या 5th जो होगा देख लेना, ठीक है, 5th होना चाहिए।
लिख रहा हूं कंडीशन टू फाइंड रिएक्टिविटी ऑर्डर, टू फाइंड क्या बोल रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड करना आपको, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझो ध्यान से। लिख रहा हूं टू फाइंड रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा एक बात ध्यान दो, मैंने कल बताया था कंडीशन कि जैसे ये रिंग है बेटा, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो, और इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है G, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना बेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने कल आपको बताया था बेटा कि अगर ये जो दिख रहा है कंडीशन, मान लो ये प्लस M ग्रुप हो या प्लस H ग्रुप हो या प्लस I ग्रुप हो, यहाँ तो हम लोग प्लस M की बात कर रहे हैं, तो प्लस M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा बेटा तो नेगेटिव चार्ज रिंग में बढ़ेगा, और नेगेटिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कंडीशन की सर इसका मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके डायरेक्टली बोल रहा हूं कंडीशन, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली। बोलो समझ रहे हो बात, स्टेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो कंडीशन क्या, प्लस M ग्रुप। प्लस M ग्रुप जितना ज़्यादा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा। सो हम लिख सकते हैं कंडीशन यहाँ पे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक डायरेक्टली टू क्या, प्लस M ग्रुप, और इन्वर्सली टू माइनस M ग्रुप। बोलो समझ में आया कंडीशन। एक कॉन्सेप्ट अगर आप इसको ध्यान रख लेते हो तो एक कॉन्सेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखना बेटा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन आपको लिख रहा हूँ बेटा, ये लिख रहा हूँ बेंजीन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो NH2 लिख दिया, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसा लिख रहा हूँ बेटा, मान लो इस तरह का केस लिख रहा हूँ मैं आपको, ये लिख रहा हूँ कंडीशन NH, और इधर लिख दिया CO और ये CH3, इधर लिख दिया कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन में आपके पास इस तरह का केस लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ क्लोरीन, राइट। और एक कंडीशन D आपके पास लिख रहा हूँ बेटा, ये है बेंजीन, ठीक है। आपको बोल रहा हूँ कंडीशन कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा। तो बेसिकली बेटा ये क्या है, प्लस M ग्रुप है, ये भी प्लस M ग्रुप है लॉन पेयर, याद करो कंडीशन, यहाँ भी लॉन पेयर है, ये भी प्लस M ग्रुप होगा। लेकिन हैलोजन में मोर इफेक्टिव कौन है, इंडक्टिव। बोला था कंडीशन इन केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। सो हम लोग इंडक्टिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी लगाओगे, इंडक्टिव की। अब रुको, प्लस M ग्रुप जो होगा, प्लस M ज्यादा तो रिएक्टिविटी उतना क्या होगा, ज्यादा। अब ये दोनों प्लस M ग्रुप है बेटा, लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर देखो इधर भी चलेगा, लॉन पेयर सिंगल, और ये एग्जैक्टली क्या है, डबल। और इधर लॉन पेयर सिंगल डबल इधर भी चल रहा है, तो ये दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस कॉन्जुगेशन। बोलो आया समझ में। और अगर यहाँ पे देखोगे तो लॉन पेयर सिंगल डबल एक ही साइड चल रहा है ना बेटा, ये तो ये लीनियर कॉन्जुगेशन है। बोलो आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कॉन्जुगेशन या लीनियर कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको, सिंपल कॉन्जुगेशन, जबकि हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो सिंपल कॉन्जुगेशन में क्या होगा, देखो एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ पे इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो अगर इधर भी चलेगा भैया तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा तो इस रिंग पे कम आ पाएगा, कुछ इधर भी जाने की कोशिश करेगा। अगर इधर कम आएगा कुछ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव का अटैक भी कम होगा। सो इसके रिस्पेक्ट में इस पे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव का अटैक कम होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का होगा, ए के बाद किसका, बी का होगा। और बेटा यहाँ देखो माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अगर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम, तो रिएक्टिविटी सबसे कम, तो इसकी सबसे कम, और देन डी का, और देन हो जाएगा किसका, सी का। तो एक क्वेश्चन आपको पूछेगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए फटाफट नोट कीजिए बेटा, ध्यान रखना जीओसी से 3 से 4 क्वेश्चन है मेडिकल में, हर साल 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसलिए एकदम जीओसी और आइसोमेरिज्म मिला के लगभग 4 क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप लोग एकदम इसको जरा सा मिस्टेक करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। फटाफट नोट कीजिए। एक चीज और बता रहा हूं बेटे, यहीं पे बोल रहा हूं, अगला एप्लीकेशन की फाइंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, मान लो ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक ना लिखे, यहां पे लिख दे कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो कहानी चेंज हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है ना, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा। तो पॉजिटिव कैसे ज्यादा मिलेगा, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा है बेटा
जो कि माइनस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप अगर होगा बेटा तो माइनस एम ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगा बता मतलब रिंग में नेगेटिव चार्ज कम होगा, और अगर नेगेटिव कम हुआ तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव बढ़ा बेटा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजिली होगा। सो एग्जैक्टली बोल रहा हूँ कंडीशन कि नेगेटिव माइनस एम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम होगा, मतलब नेगेटिव ज़्यादा कम होगा, और नेगेटिव जितना ज़्यादा कम होगा रिंग में पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ेगा, पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ज़्यादा होगा। तो माइनस एम ज़्यादा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ज़्यादा, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर बोलते हैं बेटा तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ डायरेक्टली टू प्लस एम नहीं, डायरेक्टली टू क्या, माइनस एम, और इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, प्लस एम। कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखना ध्यान से आप लोग, जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन मैं लिख रहा हूं आपके पास, एक क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूं बेटा, ये आपके पास इस तरह का कंडीशन है, यहां लिख रहा हूं मैं Cl, राइट, ठीक है। समझना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। और इधर लिख रहा हूं मैं NO2, और ये लिख रहा हूं मान लो NO2 और एक NO2 यहां लगा दिया, चलो ठीक है। एक कंडीशन ऐसा लिख रहा हूं बेटा आपके पास, इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूं, ये Cl है और ये NO2 लगा दिया और ये NO2 लगा दिया, ठीक है ना। और एक कंडीशन मैंने आपको दे दिया इस तरह का केस, ये है कंडीशन Cl और ये लगा दिया हमने NO2। अगर यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन कि आपको लिखना है क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ऐसा न्यूक्लियोफिलिक क्या लिख रहा है कंडीशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो डायरेक्टली टू देखो ये क्लोरीन और बेंजीन कॉमन है ना, तो कॉमन को छोड़ दो, बाकी ये NO2 प्लस एम है या माइनस एम है, माइनस एम है। अरे कनाडा से नाइट में साइनिंग सचिन, तो ये माइनस एम और ये माइनस एम है, यहाँ माइनस एम और ये माइनस एम है, यहाँ ये माइनस एम है। तो माइनस एम यहाँ ज़्यादा ना बेटा, जितना माइनस एम ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतना क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी कम और माइनस एम कम तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा, थर्ड का होगा। और थर्ड के बाद अगर मैं रिएक्टिविटी चेक करूंगा बेटा तो किसका होगा, सेकंड का होगा। और सबसे ज़्यादा जो ये सबसे कम किसका होगा, फर्स्ट का होगा। तो आपको चाहे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी पूछे या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछे, आपको बिल्कुल इजी वे में इसका क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलो फटाफट साक्षी, नितिका, आयुष, तुम लोग क्या पुरानी कॉपी पढ़ रहे हो, बोल रहा हूँ पुरानी कॉपी पढ़ रहे हो तुम लोग ना। हाँ ऐसा नहीं कि उसको समेट के रख देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ उसमें, तो उसको एक बार करना जरूर है साथ साथ। अरे अच्छा फास्ट रिवीजन हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा मेरे हिसाब से। अब देखो ध्यान दो इधर, कल पूरा जीओसी खत्म हो जाएगा। कल जीओसी का मेन पार्ट, अभी और चीज़ें आएगा जैसे SIP SIR ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें कल खत्म कर देंगे, सारा हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह सब निपट जाएगा कल। आज एक चीज़ और इंपॉर्टेंट कंडीशन, थोड़ा सा केवल आप सब कुछ को ट्रिक के थ्रू ला रहा हूँ, धीरे धीरे देख रहे होगे हर चीज़ को समरी के थ्रू। देखो एक बात और, देखो कितना 7-8 एप्लीकेशन पढ़ लिए होगे, जो भी नंबर होगा देख लेना। हाँ ये लिख रहा हूँ नंबर 8 शायद है मेरे हिसाब से। अभी तक एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है ना, 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, ठीक है, लास्ट के लिए रखा था उसको, अब डिस्कस कर रहा हूं। एक एप्लीकेशन क्या बोल रहा हूं, टू फाइंड एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस का एप्लीकेशन ये भी तो है, टू फाइंड एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी अगर निकालना है तो जैसे आप लोग को ट्रिक से बता रहा हूँ वैसे ट्रिक से चलना है, ठीक है ना। पिछले बार भी मैंने क्लास में भी ट्रिक बताया था, तो ट्रिक के थ्रू चलेंगे, वैसे नहीं कि हाँ साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, प्लानर है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी के बजाय जो है वो सीधा कहानी पकड़ेंगे जो उसको समझना, ठीक है ना। हाँ अगर आपको एरोमेटिसिटी चेक करना है बेटा, बोल रहा हूँ कंडीशन टू फाइंड एरोमेटिसिटी, अगर आपको एरोमेटिसिटी चेक करना है तो सबसे पहला कंडीशन, ठीक है आपकी बात से सहमत हूँ कि साइक्लिक होना चाहिए, ये चलो साइक्लिक है, ठीक है ना। अब साइक्लिक होने के बाद क्या लिख रहा हूँ कि पूरे साइक्लिक रिंग में, जैसे ये रिंग है मान लो, ये है साइक्लिक रिंग और ये साइक्लिक रिंग में ये बेंजीन है, तो पूरे रिंग में देखो आप, पूरे पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर बोलते हैं पूरे रिंग में, ठीक है ना, जहाँ तक पाइपोन चलेगा पेरीमीटर। ये जो पूरा पेरीमीटर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो पेरीमीटर दिख रहा है, इसमें क्या कंडीशन है ये देखो जरा, पूरे पेरीमीटर के अंदर देखो, ये भी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1 सिग्मा 2 और हाइड्रोजन है 3 sp2 है, तो इस तरह से हर कार्बन जो दिखेगा आपको वो sp2 है, तो पूरे पेरीमीटर में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अब यहाँ 2 कंडीशन है बेटा, sp2 कब हो सकता है, जब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 कंडीशन बनेगा, अगर पेरीमीटर में, पूरे पेरीमीटर में, यहाँ से पूरे रिंग में किसी भी एक कार्बन पे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए तो ये समझ जाना कंडीशन कि ये नॉन एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है,
नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये ट्रिक आपको लेके चलना है क्योंकि सारी कहानी इसी ट्रिक से चलेगा बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला कि अगर साइक्लिक रिंग में, मतलब साइक्लिक रिंग के पूरे पेरीमीटर में अगर कोई भी कार्बन क्या आ जाए sp3 तो वो नॉन एरोमेटिक है। और अगर sp2 आता है बेटा तो sp2 में क्या होगा कंडीशन, मतलब पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा। ठीक है ना, कंप्लीट रेजोनेंस इन रिंग बोल सकते हो आप ऐसा, कंप्लीट रेजोनेंस है ना, कंप्लीट रेजोनेंस इन क्या लिखोगे, रिंग, पूरे रिंग में जो है वो कंप्लीट रेजोनेंस होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ऐसा कंडीशन हुआ बेटे, ठीक है, तो sp2 में दो कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्या दो कंडीशन दिखेगा बेटा, कि जितने भी Z/4 अगर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, बोल रहा हूं कंडीशन ये अगर डिविजिबल नहीं हो तो इस कंडीशन में ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अभी Z क्या लिखा रहा हूं सुनना ध्यान से। ठीक है, और दूसरा ट्रिक क्या बोल रहा हूं बेटा, कि अगर Z/4 ये डिविजिबल हो, अगर कट जाए तो ये कंडीशन जो होगा वो होगा क्या, एंटी एरोमेटिक। क्या बोल रहा हूं, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे हमें अलग अलग नहीं चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड जो है वो क्या है एरोमेटिक है, और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे सारी कहानी एक ही के अंदर निकल जाएगा। अब देखो Z क्या है, सबसे बात तो यही है मेन कि सर Z क्या है। Z जो है बेटा यहाँ देखना, जैसे एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बेसिकली आपको क्या कंडीशन में बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, बोल रहा हूँ इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कितना किए, देखो पाई बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 6, तो Z का वैल्यू 6 हो गया। तो Z क्या है, Z है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। Z को हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, है ना, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। बोलो क्लियर है, रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वही कहलाएगा क्या, Z। ठीक है, अब अगर इस ट्रिक को हम लोग ध्यान रख लेंगे ना तो हमारा सारा एरोमेटिक का कंडीशन क्लियर होगा। कैसे, चलो एक सबसे सिंपल एग्जांपल, अभी 5-7 एग्जांपल फटाफट देखेंगे, ये आर्टिकल फिनिश होगा। जैसे हम ये लिख रहे हैं कंडीशन बेटा, जैसे इसको देखो, ये साइक्लिक है बिल्कुल है, और पूरे पेरीमीटर में देखो हर कार्बन पे क्या दिख रहा है, sp2 दिख रहा है। हर कार्बन पे क्या है, sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है और यहाँ भी sp2 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है बेटा, हम लोग क्या देखते हैं कि सर साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हर कार्बन पे होना चाहिए, वो भी ठीक है, प्लानर होना चाहिए, और इसके अलावा फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल लिखते थे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। यहाँ पे बिना हकल्स रूल का हम लोग कंडीशन यूज करेंगे, सिर्फ ट्रिक के थ्रू चेक कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। राइट, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा कंडीशन हुआ बेटा तो यहाँ पे क्या केस आएगा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जरा समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोल रहा हूँ अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इसमें आप क्या करोगे। देखो इधर बड़ा इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बोल रहा हूं कंडीशन सीधा देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6, मतलब Z का वैल्यू कितना हो गया, Z = 6। अगर 6 को मैं 4 से करूंगा बेटा तो क्या ये डिविजिबल होगा क्या, 6/4 नहीं होगा, और अगर डिविजिबल नहीं होगा मतलब सीधा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। तो यहां से एकदम बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है ना, हाँ बहुत आसानी से। जैसे मान लो आपके पास अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, इस तरह का एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ बेटा, एक कंडीशन ऐसा लिख रहा हूँ मैं आपके पास, यह है कंडीशन आपके पास, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड और ये लिख रहा हूं मैं कंडीशन, या थोड़ा ऐसा चलते हैं, ये बॉन्ड लिख रहा हूं, ये बॉन्ड और इस तरह का कंडीशन आपके पास लेके चल रहा हूं, ये बॉन्ड। ठीक है, अब अगर देखोगे बेटा, इधर सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो बेटा तो एग्जैक्टली क्या देखो, साइक्लिक वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे देखो ये पेरीमीटर मतलब पूरे रिंग रोड बोला था मैंने, रिंग रोड में घूम जाओ, एक पूरा रिंग रोड जहां से शुरू करो वहीं तक जाओ। देखो अब यहाँ देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरे रिंग में रेजोनेंस दिख गया। अब जैसे रिंग में रेजोनेंस दिख गया बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10/4 कर दो भैया। क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कंडीशन बोलो, क्या ये डिविजिबल है, देखना ध्यान से। ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है बेटा, ये 2.5 फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये डिविजिबल नहीं है बेटा, कंडीशन बोल रहा हूँ, ये कंडीशन अगर डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे ये कंडीशन कैसा बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। सो ये कंपाउंड आपको कैसा दिखाई देगा, एरोमेटिक दिखाई देगा। बोलो आया समझ में। तो बस इतना ही तो फंडा याद रखना आपको कि अगर किसी भी कोई भी एक कार्बन sp3 आ जाए, जैसे मैं आपको एक कंडीशन ऐसा बता रहा हूँ बच्चों, इधर देखो कंडीशन, ये है आपके पास कंडीशन, मान लो अगर ऐसा केस आ जाए तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल तो है, लेकिन यहाँ नहीं है रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है रिंग में। ये देखो sp3 कार्बन है, ये sp3 है, तो अगर एक भी पूरे रिंग में, पूरे भी बोल रहा हूँ क्या, पूरे सर्कुलर रिंग में, मतलब
पूरे पेरीमीटर में अगर कोई भी कार्बन sp3 दिख जाए तो ये कंडीशन किसका एग्जांपल है? नॉन एरोमेटिक का। बोलो क्लियर है? और अगर sp3 नहीं दिखे, हर कार्बन sp2 दिखे रिंग में, पूरे पेरीमीटर में, पूरे सर्कुलर रिंग में अगर हर कार्बन sp2 दिखे तो आपको देखना है Z/4 डिविजिबल और नॉट डिविजिबल। डिविजिबल मतलब एरोमेटिक, नॉट डिविजिबल मतलब नॉन एरोमेटिक। चलो एंटी एरोमेटिक। चलो फटाफट लिखो। देखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बता रहा हूं, जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन दे रहा हूं आपको, एक कंडीशन ऐसा दिख रहा हूं, एक कंडीशन आपके पास ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर ऐसा कंडीशन हुआ बेटा तो आपको यहां बताना है कंडीशन कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक का केस है और कौन सा एरोमेटिक का केस नहीं है। चलो एक कंडीशन और लिख देता हूं, ये आपको पता कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है, जल्दी फटाफट चेक करो सारे। अच्छा, फोर्थ एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एंटी एरोमेटिक, बाकी सारे एरोमेटिक हैं। सेकंड, अरे बेटा चेक कर लेते हैं, आ जाओ। ये देखो सबसे पहला बात क्या है, देखो इधर साइक्लिक रिंग है ना, पूरे पेरीमीटर में देखो हाइब्रिडाइजेशन है, हर एटम sp2 देखो, ये भी sp2 है। यहाँ चेक कर लो, अभी मैंने बताया था कंडीशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मैंने बोला था यहाँ पे लोन पेयर सिंगल है लेकिन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं करेगा भैया, इसको भी सिग्मा लेना है तो सिग्मा लेंगे तो 3 सिग्मा sp2, ये भी तो एटम sp2 है। और अगर sp2 हुआ बेटा तो आप देखो कितने पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और 6/4 कटेगा नहीं भैया, डिविजिबल नहीं होगा तो एरोमेटिक होगा। और बोलो हो जाएगा? समीम बोलते नहीं हो बेटा, कुछ आवाज आती भी है? हाँ, ये मत सोचना कि दूर बैठे हो, कोलकाता बहुत दूर है ना, आवाज मुझे हर जगह से आ जाएगी ना, आवाज तो बराबर है यहाँ। बोलो फटाफट बोलो। डन। चलो सबसे पहले कौन बताएगा ये बताओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मुझे बताना, ठीक है? एकदम फास्ट सोचना। बताओ फटाफट, एरोमेटिक और नॉट? एरोमेटिक दिख रहा है? एंटी एरोमेटिक? आवाज नहीं आ रही बेटे। हाँ बिल्कुल। अरे बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 कैसे होगी? यहां देखो, क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 वैलेंसी हो जाएगा, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता यहां पे। बोला है समझ में? फिर एरोमेटिक क्यों चेक कर रहे हो? चलो बताओ कंडीशन, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, जल्दी फटाफट लास्ट। एरोमेटिक। अरे देखो बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे यार ये पूरे रिंग में देखो रेजोनेंस है कि नहीं है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, अल्टरनेट पे तो है, रिंग तो है। और अगर पूरे में रेजोनेंस है बेटा तो भैया यहाँ देख लो ना अब यार, यहाँ एक ही तो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या 2/4 डिविजिबल है क्या? नहीं है ना। अगर नहीं है कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब ये कंडीशन कैसा बनेगा? एरोमेटिक। बस सीधा सा कंडीशन याद रख लेना है। बोलो हो जाएगा? अब देखो ये जो पढ़ रहे थे बेटा वो एरोमेटिसिटी का कंडीशन है, ठीक है ना। बाकी बहुत डिफरेंट एग्जांपल भी आप देख सकते हो एडवांस लेवल पे, पर अभी मेंस लेवल पे और नीट लेवल पे जो है इससे जरूरत है नहीं। कर लोगे क्वेश्चन? एक बात और बताऊंगा बेटा, यहाँ से एरोमेटिसिटी होने का फायदा क्या है ये बताऊंगा कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले
आप लोग को जो पूछूंगा वो कंडीशन पहले मुझे बताओगे, पहले आप लोग आंसर दोगे, जब आप लोग आंसर का क्लियर करोगे तब उसके बाद हम बताएंगे। अभी क्या बोले कि एरोमेटिक होने के लिए पेरीसाइक्लिक में आपको क्या देखना है, समझ में आ गया ना। पेरीसाइक्लिक के अंदर हमें चेक करना है कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो sp2 वाला केस तो कहीं नहीं है, बस इतना ही चेक करना है। अगर इतना पता चल जाएगा तो आप लोग को सारा कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बस एक कंडीशन और बताओगे जहाँ पे मैं इसको लास्ट कंडीशन उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट में लेकर कन्वर्ट करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो इधर डाइपोल मोमेंट का केस पढ़े थे ना, पढ़े थे। अच्छा चलो उसको एक कंडीशन और एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर करेंगे हम लोग। उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग स्टेबिलिटी का केस पढ़े थे, अभी स्टेबिलिटी छूट गया ना, हाँ इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद उसको इंक्लूड करेंगे। देखो जो भी नंबर होगा 8 9 कर लेना। ये लिख रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डालो हेडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब, इससे सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फटाफट फटाफट करना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा ये समझ लो। बोल रहा हूँ कि अगर रेजोनेटिंग की स्टेबिलिटी देखोगे तो अब हम लोग वैसे नहीं करेंगे, अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ बेटा वो समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चा इसमें कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रखना है कम रखना है। इसलिए मैं आपको जो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ वो समझ लो। एक ट्रिक लिख रहा हूँ बेटा, इधर ध्यान देना सब लोग, ये ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पे, नो केल्सो, ये लिख रहा हूँ कंडीशन नो केल्सो, बस ये ध्यान रख लो, ठीक है ना। अब क्या मीनिंग है इसका ये समझो, नो केल्सो का क्या मीनिंग है। नो का केल्सो मतलब नो, नो मतलब एन हो गया, तो एन से हमारा हो गया न्यूट्रल, पहले एन लिख रहा हूं कंडीशन, एन से हो गया क्या न्यूट्रल, मतलब अगर कोई न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज होगा तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लेना है। बोलो क्लियर है, न्यूट्रल वाला जो होगा कंडीशन ये क्या होगा मोर स्टेबल, पहला बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए सबसे बस एक ही कंडीशन आपको ध्यान रखना है, क्या नो केल्सो, ये रट लो एकदम, नो केल्सो, नो का मतलब एन से क्या बोला, एन से न्यूट्रल। अब आता है हमारे पास कंडीशन ओ बेटा, ओ से है कंडीशन ऑक्टेट, क्या बोल रहा हूं ऑक्टेट, और ऑक्टेट में दो कंडीशन है बेटा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। क्या बोल रहा हूं कंडीशन कंप्लीट ऑक्टेट, ये कंप्लीट ऑक्टेट, और दूसरा कंडीशन बोल रहा हूं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला जो होगा वो मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोलो आया समझ में। तो दो कंडीशन मैंने बोला, एक बोल रहा हूं क्या नो केल्सो में एन हो गया क्या न्यूट्रल और ओ हो गया क्या ऑक्टेट। अब है सी कंडीशन, सी मतलब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, सी का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड की बात करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं अरे भाई रेजोनेंस में तो पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है ना, तो हम लोग पाई बॉन्ड देखेंगे। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा बेटा, लिख रहा हूं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी क्या ज्यादा, ये स्टेबिलिटी लिख रहा हूं कंडीशन ज्यादा, ठीक है। तो बहुत बेस्ट तरीका आपको यही ध्यान रखना है। अब लाएंगे कंडीशन ई, ई से क्या बोल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई क्या बोल रहा हूं कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फिर से दो कंडीशन है बेटा कि अगर पॉजिटिव चार्ज, देखो बेटा इधर सुन लो, पॉजिटिव चार्ज ऑन क्या लिखा था याद है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज क्या होता है लेस स्टेबल, ठीक है, ये होगा लेस स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम लेस स्टेबल, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल। बस ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके पास आ गया नो केल्सो, मतलब क्या क्या आ गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और ये आ गया। अब हमारे पास ई के बाद क्या बच रहा है एल, क्या बोल रहा हूं वर्ड एल, एल क्या बेटा देखो ये समझो लेस चार्ज का कंडीशन इधर लिख रहा हूं, एल का कंडीशन लिख रहा हूं लेस चार्ज। अगर किसी में चार्ज कम होगा बेटा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी कम होगी, और चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है, समझ रहे हो कंडीशन। जो लेस चार्ज वाला होगा वो मोर स्टेबल, ये लिख रहा हूं कंडीशन लेस चार्ज, ठीक है। हाँ अगर चार्ज की बात करूं तो एक बात और ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, बोल रहा हूं लेस चार्ज क्या मोर स्टेबल, लेस चार्ज होगा वो मोर स्टेबल। अभी कैसे इसको भी मैं यूज करके बताऊंगा कंडीशन, ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन आता है बेटा, लेस चार्ज के बाद लिख रहा हूं एस, एस और क्या है ओ, ओ के बाद नहीं जाना कंडीशन आगे, ठीक है ना, ओ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब लिख रहा हूं पहले कंडीशन एस को देख लो, एस का मतलब हमारे पास है सेम चार्ज, ठीक है।
अगर सेम चार्ज होगा बेटा तो अनस्टेबल होगा। ये लिख रहा हूं कंडीशन सेम चार्ज, ठीक है। सेम चार्ज का अगर केस हुआ तो ये ऑलवेज क्या होगा, अनस्टेबल। बस आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है, नो केल्सो, ठीक है। अब ऑक्सीजन में ओ में अभी क्या कंडीशन, उसका कोई वैसा कंडीशन नहीं है, उसके कंडीशन को मैं सिर्फ एक कंडीशन में बताऊंगा। वो कंडीशन क्या है देखो ऑक्सीजन का, इसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करो। ये जैसे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया बेटा और यहाँ पे ऐसा कंडीशन लिख दिया, ठीक है ना, ऐसा, और यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, ये ओ है, ओ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बेटा, मान लो ये लोन पेयर है यहाँ पे और यहाँ पे देखो sp2 है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा तो s का 1 और p का 2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब एक p तो ऑलरेडी यहाँ खाली वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो बेटा ये लोन पेयर अपने वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा, तो ये कंडीशन किसका हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग जो होगा बेटा ये सबसे, जब ये तो कंडीशन बैक बॉन्डिंग होगा तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में ले जाएंगे जब भी स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का चेक करेंगे। और अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बैक बॉन्डिंग का केस दिखे तो उसको आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे लास्ट में लेके जाना है, सबसे लास्ट में। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखना है, नो केल्सो, क्योंकि प्रायोरिटी किसको देना है, पहले न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला जो होगा वो चार्ज से ज्यादा होगा। फिर बोला ओ, नो, ओ मतलब क्या बोला मैंने कंडीशन, यहां पे देखो ओ का मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट ऑक्टेट होगा मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट, ठीक है। बस आपको यही कंडीशन ध्यान रखना है। ई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ गए, और सी का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में किसको काउंट करना है, पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आपको इसी तरह से सीरियल वाइज आपको चलना है स्टेबिलिटी ऑर्डर जब भी चेक करोगे। ये है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर, समझ रहे हो कंडीशन, स्टेबिलिटी ऑर्डर जब भी चेक करोगे तो आपको सीरियल वाइज चलना है। सीरियल वाइज मतलब पहले देखना है कि न्यूट्रल तो नहीं है कोई, न्यूट्रल होगा ज्यादा स्टेबल, अगर ये नहीं है तो इसको हटा देना है। फिर नो केल्सो में ओ पे चलना है, ओ मतलब ऑक्टेट वाला तो केस नहीं है, अगर ऑक्टेट है तो ज्यादा स्टेबल, अगर ये भी नहीं है देन कोवेलेंट पे चलना है। तो ये आपको सीरीज ध्यान रखना है, नो केल्सो, ध्यान रहेगा। क्या लिख रहा हूं कंडीशन, नो केल्सो। चलो फटाफट पहले इसको लिखो, मैं एग्जांपल लेके आता हूं जल्दी। इसमें पता है क्या करेगा, कोई स्ट्रक्चर दे देगा और उसके 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देंगे, ठीक है। बोलेगा कि इनमें से कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, या तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक कंपाउंड उठा लो, मान लो बेटा कि एक कंपाउंड में ऐसा लिख रहा हूं, चलो सबसे सिंपल कंपाउंड से शुरू करो। एक फॉर्मिक एसिड ले लो, फॉर्मिक एसिड मतलब ये हो गया OH, यह फॉर्मिक एसिड। तो यहां पे अगर आप देखते हो कंडीशन तो ये लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस वाला है। एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो बेटा ऐसा दे दिया आपको, HC और O माइनस और डबल बॉन्ड O और ये दे दिया कंडीशन H और ये प्लस, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन आपके पास। एक कंडीशन मान लो बेटा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो ऐसा रेजोनेटिंग है कि HC और ये दे दिया कंडीशन O माइनस और ये दे दिया यहां पे OH, ऐसा कंडीशन है मान लो, ठीक है। और एक कंडीशन आपको और दे रहा बेटा, ओहो एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट, हेलो जी ऋत्विक, क्लास अटेंड नहीं किया आज, अच्छा, तो अभी क्लास चल रही है, आप अटेंड करो। हाँ बिल्कुल चल रही है, अभी तो 1 घंटा है क्लास, ठीक है, आ जाओ। देखो बेटा ये लिख रहा हूं कंडीशन HCOOH, ये है कंडीशन, और HCO माइनस और OH ये है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया। और एक स्ट्रक्चर आपको मान लो बेटा इस तरह का लिख रहा हूं मैं, मान लो HC और ये O माइनस और ये प्लस और ये OH बना दिया, ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो इसमें कुछ नाम दे देता हूं, ये लिख रहा हूं A और ये लिख रहा हूं B और ये लिख रहा हूं C और ये लिख रहा हूं D। आपको बोल रहा हूं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, मैं नहीं बता रहा हूं, पहले आप लोग बताओ कि करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी का क्या होगा। पहले आप लोग चेक करो और उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको चेक करना फटाफट, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब। हाँ बोलो, C और D सेम नहीं है बेटा, यहां C पे पॉजिटिव भी दिख रहा है, देखो यहाँ C पे पॉजिटिव है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सेम नहीं है। आपको स्ट्रक्चर ऐसा दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा दे सकता हो तो स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, एक ही कंपाउंड के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर दे दिया, आपको बोल रहा है कौन सा मोर स्टेबल होगा। ये थोड़े बोल रहा है किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सारे,
समझ रहे हो मेरी बात? 4 स्ट्रक्चर है, हो सकता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना होकर फॉर्मल चार्ज बेसिस पे स्ट्रक्चर दे दे, क्योंकि इसके 4 स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं सकते ना भाई। फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर दे। हाँ बोलो। सबसे ज्यादा, हाँ ए, ये तो मुझे भी समझ में आ गया था, आसान है। चलो आगे बताओ। ये न्यूट्रल दिख गया होगा ना? ए के बाद सी। चलो अब मैं चेक करूंगा पहले, चलो पहले तुम लोग कर लो। बेटा एक बार ठीक से चेक कर लो, ठीक से। इसका मतलब क्लियर नहीं है, इसके बाद भी मैं 1-2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी क्लियर नहीं हुआ, मजा नहीं आया। अच्छा ए के बाद सी वाले कौन थे नितिका? और ए के बाद बी वाले? अच्छा डी भी है कोई क्या? साक्षी चलो देखो, देखो बेटा अर्चना, देखना बेटा तुम लोग भी एकदम आराम से सुनो। ट्रिक क्या है? नोकेल्सो। नोकेल्सो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको एक बात बता देता हूँ, नीट में भी क्वेश्चन बनता है और जेई में अगर लास्ट आप देखोगे ना, अगर जेई मेंस में क्वेश्चन, तो लास्ट 10 ईयर में आपको 2-3 बार क्वेश्चन दिखेगा, 3 बार। बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको यही ट्रिक ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी जब भी चेक करोगे नोकेल्सो, एन से क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल वाला मोर स्टेबल होता है। तो ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो स्टेबिलिटी में ए फर्स्ट आ गया। इतना आ गया। अब रुक जाओ, पहले रुको रुको रुको, इधर आओ। यहां पे देखो सेकंड वाला देख रहे हैं, बी वाला, ठीक है। सबसे पहले देखो न्यूट्रल तो नहीं है, तो ये तो चला गया। अब दूसरे पे आना है, नो केल्सो। ओ में क्या था? ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट वाला मोर स्टेबल, इनकम्प्लीट वाला लेस स्टेबल। रुक जाओ, ऑक्टेट चेक करने के लिए देखो बहुत सिंपल एक बात बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बहुत ब्लंडर मिस्टेक बच्चा करता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। कार्बन की वैलेंसी 4 है ना बेटा, पहले 4 ही लगाओ। 1 2 3 4 हो गया, वैलेंसी पूरा है। अब 4 पूरा है भैया, तो इधर देखो, अब काउंट करो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। अब देखना क्या समझा रहा हूं, समझो। इस ऑक्सीजन पे आओ। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 है ना। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 1 2 1 3 हो गया, और 3 के बाद 4 5, और 6 में 1 चला गया, तो 5 ही तो बचा। अब 5 पहले लिख दिया हमने, 1 चला गया। अब देखो, अब ऑक्टेट काउंट करो। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और 2 8, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा है, ये भी ऑक्टेट पूरा है। समझना मेरी बात से, कैसे काउंट करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा मिस्टेक यही है, मेजर मिस्टेक। इधर आओ, इधर देखो, इस कार्बन ऑक्सीजन को देखो, 6 है ना इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 आ गया ये, और 2 3 4 5 आ गया, और 6, और भैया नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना यार, तो 1 लिया होगा तो 7। अब देखो जरा, अब काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और 2 8, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पे सारे कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ चेक करो, इधर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ तो कार्बन पे साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो गौर से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। बात समझ गए? ठीक है। अब देखो इधर देखो, यहाँ पे इस पे आओ, ये नेगेटिव वाला तो सेम ऐसा ही कंडीशन है, ऑक्टेट पूरा है। चलो इधर आ जाओ, यहाँ भी समझो, क्योंकि सारा कहानी इसी का है बेटा। अगर ये मामला समझ में आ गया ना, तो सारा काम हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3, कोई पॉजिटिव है नहीं, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ आओ, यहाँ पे तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इस कार्बन पे चेक करो बेटा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 4 वैलेंसी था, 4 में 1 पॉजिटिव हुआ, 1 चला गया। अगर 1 चला गया बेटा, तो 3 बचा। अब काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये लिख रहा हूँ कंडीशन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब रुको, मेरी बात समझना, अब लिखना नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे पूरा कहानी कंडीशन चेंज हो रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो, ये तीनों न्यूट्रल हैं। अरे भैया ये न्यूट्रल है, और ये तीनों को देखो ध्यान से, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं है? जल्दी बताओ, ये दोनों इनकम्प्लीट है, तो भाई कंप्लीट ऑक्टेट वाला मोर होगा ना, तो ए के बाद बी होगा, मतलब भाई उसका आंसर सही है, ठीक है। नितिका गलती कहाँ हुआ, समझ में आया? नितिका क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आओ, एक यहाँ पे लफड़ा अटकेगा बेटा, सुनो जो मैं बता रहा हूँ, सुनना क्या लफड़ा है।
यहाँ पे सर ये दोनों सेम कंडीशन है इनकम्प्लीट, यहाँ पे ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करोगे तब इसका सीक्वेंस बनेगा। क्या होगा, यहाँ प्लस कर दो, अगर प्लस कर दिया बेटा तो अब चेंज है, अब ये कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कंप्लीट ऑक्टेट, समझ गया होगे, क्योंकि अगर प्लस गया तो 1 2 3 4 5 और 6 में एक चला गया, तो एक चला गया भाई, तो बचा कितना कंडीशन, 5 बचा, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इनकम्प्लीट है। इतना बात क्लियर है। अब रुको, ये दोनों इनकम्प्लीट वाला केस है, ये भी इनकम्प्लीट और ये भी इनकम्प्लीट है दोनों। अब देखना हमें क्या, इनकम्प्लीट है दोनों। अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो काउंट नहीं करेंगे नो केल्सो में, ये भी चला गया। अब देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भैया अभी क्या बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो लेस स्टेबल, और नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो मोर स्टेबल। तो ये वाला कंडीशन मोर स्टेबल होगा, मतलब सी की स्टेबिलिटी ज्यादा और देन डी की। पहले मुझे बताओ किसे किसे नहीं आया समझ में, फटाफट। इसीलिए बोला एक ट्रिक ध्यान रख लो, नो केल्सो, नो केल्सो के ट्रिक से आपका सारा बन जाएगा। पहले क्या देखना है, नो केल्सो, एन बोलो फटाफट, न्यूट्रल, ओ से बोलो फटाफट फटाफट बोलते जाओ। ओ से क्या बोल रहा हूं कंडीशन, नो केल्सो, ओ मतलब ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, मोर स्टेबल, इनकम्प्लीट लेस, ठीक है। एक दो बार बेटा मेरा ट्रिक जो बोल रहा हूं ना, एक दो बार आप बोलोगे ना तो आपको याद रहेगा, इसलिए बोल रहा हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर कैसे निकालना है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर दो, मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिख देता हूं जल्दी जल्दी तुरंत। ऋत्विक एप्लीकेशन चल रहा है बेटा, वो रेजोनेंस वाला एप्लीकेशन। जब भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का देखेंगे ऋत्विक ध्यान रखना बेटा, ये ऑर्डर ध्यान रखना, नो केल्सो, एन से हो गया क्या न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला मोर स्टेबल होगा, फिर ओ से हो गया ऑक्टेट, जो ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट वाले होंगे वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से क्या होंगे, मोर स्टेबल, ठीक है। अगर ये भी केस नहीं है तब देखना कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और दूसरा कंडीशन, अगर ये भी केस नहीं अप्लाई हो रहा है, अगर पाई बॉन्ड भी नहीं है यहाँ पे, तो आपको देखना क्या ई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा लेस स्टेबल और नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर स्टेबल, ठीक है। अगर ये भी नहीं कंडीशन है तो एस देखना बेटा, ठीक है, एस और ओ, ठीक है। एक लिख रहा हूँ एल, एल मतलब लेस चार्ज, लेस चार्ज जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और लास्ट में कंडीशन आपको क्या देखना है, एस देखना है, क्या बोल रहा हूँ एस, एस में कंडीशन क्या है, एस का मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, सेम चार्ज मोर स्टेबल। जल्दी लिखो फटाफट फटाफट, ये सेम चार्ज अनस्टेबल लेस स्टेबल। फटाफट फटाफट लिखना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, सुनना ध्यान से, लिख रहा हूं द लिस्ट रेजोनेटिंग, द लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा लिख रहा हूं, मान लो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिनका हो गया वो इसको करना। तब तक एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मान लो एन पे डबल बॉन्ड ओ कर दिया और यहाँ ओ कर दिया कंडीशन, ये प्लस और ये माइनस कर दिया, और ये प्लस और ये माइनस, और एक स्ट्रक्चर इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मान लो चलो यहाँ पे एन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ ओ माइनस, यहाँ प्लस हो गया था 1 2 3 वैलेंसी, ठीक है। ये एक ऐसा कंडीशन है, एक प्लस लिख दे रहा हूँ और एक लिख दे रहा हूँ माइनस, और एक कंडीशन आपके पास ऐसा लिख रहा हूँ बेटे, मान लो इस तरह का कंडीशन, एन डबल बॉन्ड ओ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस और प्लस लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये कंडीशन आ गया, ये माइनस और ये प्लस, और एक कंडीशन यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन आपको इस तरह का लिख रहा हूँ, एन ओ माइनस और ये प्लस ओ माइनस, और एक ऐसा कंडीशन है और इस तरह का कंडीशन और प्लस लिख दिया। अब आपको बताना है कि इनमें से लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिख गया कंडीशन, क्यों सी, सी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहाँ ज्यादा, ये ना, हाँ तो यही चीज तो आपको बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो ये ट्रिक लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता रहेगा। इसीलिए ध्यान रखो, नो केल्सो मतलब सबसे पहले देखना ये न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल नहीं है तो दूसरे पे आना है, न्यूट्रल तो कोई है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। ओ पे आ जाओ, ऑक्टेट वाला देखना निकाल के, सब में इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ रहा होगा। और उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड सी, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो पाई बॉन्ड यहाँ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, तो ये तो मोर स्टेबल हो गया ना भाई। कोवेलेंट बॉन्ड तो सेम चल रहा है ना बेटा दोनों में, अगर यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, देखो यहाँ 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब इधर सुनो, अगर ऐसा कंडीशन हुआ बेटा तो कोवेलेंट बॉन्ड देखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो सब है, फिर तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला लेस स्टेबल होना है। कंप्लीट ऑक्टेट अगर रहता तो कंप्लीट ऑक्टेट से इनकम्प्लीट लेस होता, पर यहाँ पे सारे इनकम्प्लीट हैं तो इसके बाद वाला फैक्टर पे जाना है कोवेलेंट बॉन्ड।
यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक दो, यहाँ एक और एक दो पाई बॉन्ड देखना है। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पेयर, यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस तो है, लेकिन यहाँ देखो दूसरा आइटम कंपेयर करो, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑन मोरियन एटम, मोर स्टेबल, और यहाँ लेस स्टेबल, सो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फोर्थ की स्टेबिलिटी ज्यादा, और देन थर्ड। अब समझ में आया? क्या बोल रहे हो? न्यूट्रल कहाँ पे? हाँ न्यूट्रल, अच्छा थर्ड, ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल गुड, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन फोर्थ, हाँ बिल्कुल सही आएगा। अब बोलो इनमें से क्या कंडीशन चलेगा? सेकंड में क्या कंडीशन? देखो ये प्लस प्लस सेम चार्ज है ना बेटा, सेम चार्ज लेस स्टेबल होगा ना, तो ये लेस स्टेबल और ये मोर, तो सेकंड वाला मोर स्टेबल और फर्स्ट वाला लेस स्टेबल, ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलो आया समझ में अब? अरे बोलो बच्चों क्लियर हुआ ये? देखो क्या बोल रहा हूं बेटा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड देखो दो है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड दो है, लेकिन ये कंडीशन न्यूट्रल वाला कंडीशन दिख रहा है, ये न्यूट्रल है ऑक्सीजन, जबकि ये नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो? तो न्यूट्रल वाला मोर स्टेबल देन चार्ज, तो न्यूट्रल वाला लेंगे, तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा देन ये, ठीक है। अब इन दोनों में, अब इनमें तो कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में एक एक है, तो ये भी पार्ट नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो चार्ज पे आ जाओ, फिर यहाँ पे सेम चार्ज देखो, यहाँ ज्यादा है, यहाँ है ही नहीं सेम चार्ज मतलब क्या बोला था, अनस्टेबल होगा, तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल, तो इसलिए थर्ड वाला, ये सेकंड वाला, देन सबसे कम किसका, फर्स्ट वाला। चलो फटाफट लिखो। क्या बोल रहे हो? तो वही तो कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा। बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे वो नहीं देखते कि प्लस माइनस खींचेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, उससे मतलब नहीं है। हाँ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको नहीं देखना। एक क्वेश्चन और दूं, करोगे क्या? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा पूरा क्लियर तुम लोग कर पाए इसको, इस बार सही करोगे तब होगा, देखना। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, चलो फटाफट लिखते जाओ। ये लिख रहा हूं कंडीशन, अब जरा बताओ किसका होना चाहिए? ठीक से चेक करो एक बार, पूरा ऑर्डर देखो। फर्स्ट बोलो, पहले बोलो फिर मैं चेक कराऊंगा, पहले तुम ही लोग बता दो फर्स्ट के बाद। सेकंड चलो पहले लिखाई दो, उसके बाद मैं चेक करता हूं। फोर्थ चलो सुनो, यही गलत हो गया तो अब आगे क्या बढ़ूंगा, सुन लो पहले। देखो बेटा गलत हो गया, सुनो एकदम, थोड़ा देर के लिए पेन उन रखो, पहले आराम से समझो, मजा नहीं आया। देखो इधर देखो, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करो पहले। ये लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड N प्लस और N माइनस, लिखना नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना, पहले सुनो। यहां पे स्ट्रक्चर अगर देखोगे ना बेटा, तो ये 2 2 4, रुक जाओ, ठीक है। देखो इधर, अब सुनो, इसके बाद इस पे आओ, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा लिखो, ओपन करो थोड़ा सा। ये CH2 और ये प्लस, ठीक है, ये CH2 के ऊपर प्लस और ये N और ये N माइनस, ये कंडीशन।
अब चलो इसको लिखो, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 और एक 3, कार्बन के पास 4 होता ना भाई, 4 में एक चला गया, अब एक चला गया, आप काउंट करो 2 2 4 और 2 6, तो भैया इनकम्प्लीट आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ आओ, यहाँ चेक करो नाइट्रोजन के पास क्या कंडीशन है, 1 2 3 और 4 और एक 5 होगा बेटा यहाँ पे 5, अब काउंट करो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो भैया यहाँ भी ऑक्टेट पूरा है। कैसे काउंट करते हैं ये समझना, क्योंकि यही लफड़ा है। अब इधर आ जाओ, 1 2 हो गया यहाँ, और 3 1 4 और एक 5 हो गया, और नेगेटिव है तो एक लिया होगा 6 हो गया। अब काउंट करो 2 4 6 8, यहाँ ऑक्टेट पूरा है। बस इतना बात क्लियर हो गया। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक जगह दिख गया। इसमें आओ, इसमें आ जाओ, ये CH2 माइनस है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 माइनस, ओपन करो N प्लस, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है N माइनस। रुक जाओ, समझना, बिल्कुल आराम से समझो बेटा, क्वेश्चन फंस जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, बात समझना, 1 2 3 और 4, एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, माइनस है मतलब 4 हो गए, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं भाई, देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक ले लिया तो 5 हो गया ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, ठीक है। 4 तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन होता ही है कार्बन के पास, राइट। अब देखना इधर पे आओ, नाइट्रोजन पे आओ बेटा, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4, एक 5 है, 5 में एक चला गया, ठीक है, एक चला गया तो बच गया 4। अब काउंट करो 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरा है। इधर आओ, यहाँ पे 1 2 3 1 4 और एक 5 होता है बेटा, होता ना 5, ठीक है, नाइट्रोजन में 5, एक और आएगा 6 हो गया। अब काउंट कर ले भाई, अगर ऐसा कंडीशन है तो 1 2 3 4 और एक 5 और एक आया होगा तो क्या हुआ, 6 हो गया। यहाँ पे कंडीशन देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए बेटा, 2 2, हाँ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए था, या तो N प्लस ये नहीं आएगा, या तो हाँ ठीक है तब भी हो जाएगा। इधर देखो, इधर सुनो क्या कंडीशन बनेगा, ऐसा कैसे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 और 4 5, ये हो गया 5। अब काउंट करो 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कंडीशन बन गया। अब रुको, इस पे आओ, अरे अब तो डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, ये CH2 है ना, तो फिर से देखो यहाँ पे ये CH2 और ये माइनस, ये N डबल बॉन्ड और ये N प्लस, चलो डायरेक्ट लिखो, ये CH2 माइनस ये वाला है तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा यहाँ पे। यहाँ नाइट्रोजन पे काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, अच्छा ये कंप्लीट ऑक्टेट दिख रहा है। इधर पे आओ, 1 2 3 4 5 में एक चला गया, 4 बचा, तो 2 4 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बेटा सुन लो, यहाँ पे दो बातें हैं, क्या दो बातें हैं, ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों निकला कंप्लीट ऑक्टेट वाला पार्ट, दिख रहा है कंडीशन, ये जो दिख रहा है वो क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट वाला पार्ट है, और ये वाला इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला पार्ट है। थोड़ा आराम से चेक करो तब जाके मजा आएगा कंडीशन, ठीक है। अब सुनो, कंप्लीट ऑक्टेट वाला मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा ये बताओ, पहले यही देखना था, क्योंकि न्यूट्रल तो है नहीं कोई, पहला वाला चला गया नो केल्सो में, तो ओ में देखो कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये कंप्लीट ऑक्टेट और ये कंप्लीट ऑक्टेट, सर इन दोनों में कौन सा केस आएगा ये समझो, क्योंकि ये समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा। तो नो केल्सो में दूसरा कंडीशन पे चलते हैं, ये है कंडीशन, हाँ चलो देखो आप यहाँ पे नो केल्सो में N खत्म, O में कंप्लीट ऑक्टेट वाला केस आ गया बेटा, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे हमें पाई बॉन्ड काउंट करना है, देखो इधर ध्यान से, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट में केवल किसको लेना है, पाई बॉन्ड। अब इसमें देखो और इसमें देखो बेटा, यहाँ पे ये पाई और पाई, 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो 1 और 1 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड भी यहाँ पे बराबर दिख रहा है बेटा। अब क्या होगा कंडीशन, ये समझो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ कंडीशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर मोर EN पे होता था तो मोर स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो लेस EN है, यहाँ कार्बन है और यहाँ तो है ही नहीं कंडीशन, ये न्यूट्रल का कंडीशन ये कहा है, तो न्यूट्रल वाला की स्टेबिलिटी इस नेगेटिव से क्या होगी, ज़्यादा। ये दोनों तो सब चलेगा वही सेम जैसा है, पर यहाँ देखो इस कार्बन को देखो, समझ रहे हो, तो न्यूट्रल वाला मोर स्टेबल होगा, तो ए वाला मोर स्टेबल होगा, और ए के बाद कौन होगा, थर्ड होगा। ये दो बात क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाओ, इन दोनों में आओ, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट में, अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट में देखोगे बेटा तो फिर से कहानी कहाँ पे अटकेगी ये समझना, ठीक है। जरा देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये सारे हैं, लेकिन यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम लेस स्टेबल, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम क्या होगा, मोर स्टेबल, तो ये वाला कंडीशन मोर स्टेबल होगा और ये वाला कंडीशन लेस स्टेबल होगा, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा और देन क्या हो जाएगा, फोर्थ। ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आया बच्चों, समझ में? हाँ, तो ये पूरा इस तरह का क्वेश्चन होगा बेटा, तो आपको एक एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब टिपिकल क्वेश्चन होते हैं एक तरफ से अपने आप में, तो आपको इसीलिए मैंने बोला एक सीक्वेंस ध्यान रखना, नो केल्सो, बस
और उसको अप्लाई करना सीख जाओ, आंसर आ जाएगा। फटाफट करो एकदम। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि निकाल लोगे ऐसे कंडीशन को ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक बात और सुना रहा हूँ, सुनो। रेजोनेंस एनर्जी के बाद ना ये क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन एक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, बस अब एकदम ये इसको मेन पड़ाव पे लेके आ रहे हैं, समझना ध्यान से। ये लिख रहा हूं कंडीशन, अगला एप्लीकेशन जो भी होगा 9-10, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ये पता होना बहुत जरूरी है ना बेटा, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। रेजोनेंस एप्लीकेशन पे 9-10 एप्लीकेशन बनता है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या लिख रहा हूं, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी की स्टेबिलिटी देखना है बेटा। इधर देखो, रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं पता है, जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है ना एक जगह से दूसरे, जैसे ये मान लो रिंग है और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो जब पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा ना बेटा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा ना वो कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड करता है कितना पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, और कितना ज़्यादा शिफ्ट होगा वो डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा कंजुगेशन है। मान लो कंजुगेशन यहीं तक है तो एनर्जी यहीं तक लॉस होगा, यहाँ भी कर दिए तब और एनर्जी लॉस होगा। सो आप बोल सकते हो, ऐसा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कंडीशन अब, कि रेजोनेंस एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट, कंजुगेशन, डायरेक्टली टू कंजुगेशन। ठीक है ना। अच्छा एक बात और है, कोई ऐसे ऐसे कंपाउंड भी तो आ सकता है जहां पे कंजुगेशन सेम हो जाए। बात समझ रहे हो मेरी बात, जैसे मान लो एक कंडीशन ये लिख दिया मैंने और एक कंडीशन ऐसा लिख दिया, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां भी 3 कंजुगेशन था, यहां भी 3 कंजुगेशन। अब बोलेगा रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो अगर कहीं ऐसा अटक जाए ना केस जहां पे कंजुगेशन सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी देखना बेटा। ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड तो ऑलवेज मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा एक वर्ड लिख रहा हूं कि इफ कॉन्जुगेशन इज सेम, ठीक है, कॉन्जुगेशन और सेम, अगर कॉन्जुगेशन सेम हो जाए, ठीक है, देन क्या बोल रहा हूं, देन रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख दोगे, स्टेबिलिटी। लेकिन ये कंडीशन तभी लगाना जब कॉन्जुगेशन सेम हो, नहीं तो इससे देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। ठीक है, समझ रहे हो कंडीशन। जैसे यहां पे अगर रेजोनेंस एनर्जी देखोगे तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो किसका ज्यादा हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी आपको इसका, इसको ए दे रहा हूं, इसको बी दे रहा हूं, तो ए की रेजोनेंस एनर्जी बी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो फटाफट यहां पे क्या बोल रहा हूं सुनो। जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन आपको बता रहा हूं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस। एक कंडीशन ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है, और दूसरा कंडीशन जो लिख रहा हूं मैं आपके पास वो इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूं बेटा। एक कंडीशन ऐसा लिख रहा हूं और ये प्लस का कंडीशन ले रहा हूं, राइट, ठीक है, या यहां पे मैंने लिख दिया कंडीशन माइनस, चलो ये माइनस का कंडीशन है, इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया, और एक कंडीशन ऐसा लिख रहा हूं बेटा और यहां पे लिख दिया प्लस, चलो ठीक है, ऐसा कंडीशन लिख दिया। अब अगर बोलेगा बेटा कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी किसका होगा, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ बेटा, बोल रहा हूं अगर इस तरह का कंडीशन हुआ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल आपको एक तरीका बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से बेटा। ये तो एरोमेटिक है, देखो 2 4 6, एरोमेटिक निकालने का तरीका क्या बोला, फंडा 6/4 करो, क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है ना, अगर डिविजिबल नहीं है एरोमेटिक है, चलो ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। इधर आओ, यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे है बेटा, अगर नेगेटिव सिंगल डबल, अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो अभी क्या बोला था, इसको पाई बॉन्ड लेना है, और अगर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 4, 4/4 कंप्लीट कट गया, अगर कंप्लीट डिविजिबल है बेटा तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा बताया था, बोलो एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और यहाँ देखो पॉजिटिव सिंगल डबल है लेकिन ये साइक्लिक रिंग नहीं है, और दूसरा कंडीशन एक भी कार्बन अगर sp3 दिख जाए यहाँ पे तो इसको क्या बोला था, नॉन एरोमेटिक, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझा दूं बेटा कि अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है, एरोमेटिक का होता है, और एरोमेटिक के बाद होता है बेटा नॉन एरोमेटिक का, और नॉन एरोमेटिक से कम होता है किसका, एंटी एरोमेटिक का। तो इसलिए एरोमेटिक का स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब ए का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, और देन किसका, सी का, नॉन एरोमेटिक, और देन किसका, बी का। तो ये जरूर ध्यान रखना कंडीशन, फटाफट
लिख लो। देखो इधर ध्यान दो, कितना एप्लीकेशन हो गया बेटा? 10 हो गया। 10 एप्लीकेशन पढ़ लिए? नहीं, शायद 10 नंबर होगा, देखना। चलो डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कंडीशन, अगर आपको डाइपोल मोमेंट का देखना बेटा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब चार्ज, है ना। जिसमें चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा, और पोलर होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जैसे एक कंपाउंड ऐसा लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, और एक कंपाउंड ऐसा लिख रहा हूं, और एक कंपाउंड ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। इसको ए, बी और सी। बोलेगा विच वन इज मोर पोलर, मैक्सिमम पोलर कौन है? मान लो या डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है, यहां लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? देखो बेटा, अगर ऐसा कंडीशन हुआ बेटा, तो आप देखो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर चलेगा लेस टू मोर, ये नेगेटिव, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। प्लस सिंगल डबल अल्टरनेट पे है ना, तो रेजोनेंस का रूल तो यही बोलता है। तो बेटा इस कंडीशन में बोल रहा हूं, अगर प्लस सिंगल डबल अल्टरनेट पे होगा, प्लस सिंगल डबल या तो डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पे होगा, तो पाई बॉन्ड ऑलवेज चलता है लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस टू मोर। ये इधर चलेगा तो ये भी इधर चलेगा। अब अगर इधर आया बेटा ये, तो यहां क्या करना है कंडीशन, वो माइनस और ये प्लस कर दो, और ये है डबल बॉन्ड। अब सुनो इधर, इस रिंग को चेक करो, आपको क्या करना है? रिंग को चेक करना है। देखो यहाँ ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है, पूरा रिंग में sp2 कार्बन है, ठीक है ना। अगर sp2 है बेटा, तो यहाँ देखो एक ही तो पाई बॉन्ड है, प्लस सिंगल पॉजिटिव, एक पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2/4 करेंगे अगर, तो ये कटेगा नहीं। कंप्लीट इंडिविजुअल, कंप्लीट डिविजिबल तो है नहीं। अगर कंप्लीट नहीं है तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। तो ये तो एरोमेटिक है। अभी रुक जाओ, पहले देखना इधर, इधर आओ। अगर ऐसा केस होगा तो ये इधर चलेंगे नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। फिर से तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास निकल के आएगा, ये कंडीशन बनेगा, और ये O माइनस और पॉजिटिव। पॉजिटिव है sp2, ये भी डबल बॉन्ड sp2, सारे sp2 है, ठीक है। अब रुको, यहाँ पे अगर देखोगे बेटा, तो यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा 4/4 कट जाएगा ना, कट जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये एंटी एरोमेटिक। इधर आओ, यहाँ तो वैसे sp3 दिख गया, एक भी कार्बन sp3 दिख जाएगा तो नॉन एरोमेटिक। ये तो सीधा बता दिया था नॉन एरोमेटिक, इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखोगे बेटा, पोलैरिटी ऑर्डर अगर देखोगे, तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? इसमें एरोमेटिक ये बनना चाहेगा, ये ऑलरेडी ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होना चाहेगा, एरोमेटिक बनना चाहेगा, मोर स्टेबल होना चाहेगा। तो मोर स्टेबल होना चाहेगा तो पोलैरिटी इसमें क्या होगा? ज्यादा। समझ रहे हो कंडीशन? बोल रहा हूँ कंडीशन, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये एरोमेटिक बन जाता है। एरोमेटिक मोर स्टेबल है, हर कंपाउंड चाहता है लेस से मोर में जाना, मतलब ये इस में कन्वर्ट होना चाहेगा तो ये पोलैरिटी ज्यादा होना चाहेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट होना चाहेगा। तो ये मोर पोलर होगा तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा? ज्यादा। इसके बाद मोर पोलर ये होना चाहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी ये इसकी ज्यादा है। आपको बता चुका हूँ कि एंटी वाला की स्टेबिलिटी क्या है? कम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा रखेगा, ये मोर पोलर होना चाहेगा। समझ रहे हो? तो इसका पोलैरिटी ज्यादा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा सी का, और सबसे कम हो जाएगा किसका? बी का। ये हो जाएगा कंडीशन। चलो फटाफट, तो रेजोनेंस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा पूरा। अब अगले क्लास में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह थोड़ा करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह करके जो है वो अगले ही क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन शुरू कर देंगे, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का केस बताऊंगा कंडीशन, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा आपका GOCB।